डरते हैं बीवी से आप? तिहाड़ इतना फेमस क्यों है? ये लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू कैसे वायरल हुआ? पंजाब से। सेकंड टाइम फिर उसने दावा किया कि वो तिहाड़ से इंटरव्यू कर रहा है। उसके लिए हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को डर लगता है पुलिस वालों से, आप जैसे लोगों से अंदर? लॉरेंस बिश्नोई इतना फेमस क्यों गया? लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ले ली, घटना हुई नहीं 10 मिनट में जिम्मेदारी ले ली। तो ये जो आदमी जेल के अंदर बैठा वो इतनी जिम्मेदारी कैसे ले लेता है? और अगर वो जिम्मेदारी ले रहा है तो जो जेलर साहब है वो कौन जिम्मेदारी ले रहे हैं? ये आरोप बहुत ईजी है, हर चीज पर पुलिस वालों पर आरोप लगाते हैं। ये पुलिस वाला ने ठुल्ला है, ठुल्ले धरा, या ठुल्ले से बच के रहना, ये सब कभी फेस किया आपने? ऑफेंड करती है चीजें आपको जब कोई ठुल्ला कह देता है? इतना तो नहीं कोई सामने से आके बोल दे। सत्येंद्र जैन जी वही थे? सत्येंद्र जैन जी, हाँ, 7 नंबर जेल में। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था मसाज वाला, तो ये स्पेशल परमिशन के थ्रू होता है या अंदर मंत्री जुगाड़ लग जाता है? सुकेश को आप जानते हैं, मिले आप उससे अंदर? मेरे को स्पेशली अपॉइंट किया गया था जेल नंबर 14। जैकलीन की तमाम वो लबाइट्स देखी थी जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। केजरीवाल जी वाला केस हुआ, इसमें भी उसने अपना एक तो इतना अच्छा पीआर कैसे मेंटेन हुआ था तिहाड़ के अंदर से? ये सोशल मीडिया बाहर बड़ी चल रहा था कि इसको जैकलीन कैसे मिल गई। आपने सही कहा। दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल में, ये सब भी तिहाड़ में ही हैं? हाँ, धीरे धीरे हाँ। वहीं आएंगे। जी अब अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार हुए। जी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनके साथ भी तिहाड़ जेल के अंदर एक आम कैदी की तरह बर्ताव होगा या इनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज होते हैं? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अपनी प्लेट साफ करेंगे, अपना वॉशरूम साफ कर देते हैं। यूज भी उन्हें करना है, साफ भी उन्हें कर। टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ। अब इस घटना ने तिहाड़ को एक्सपोज कर दिया था पूरा। आप इतनी देर से मुझसे कह रहे हैं कि तिहाड़ में इतनी सिक्योरिटी है, ये है, वो है, सरेआम मारा गया और पुलिस वाले हमने देखा पीछे भागते नजर आए। ये तो बिना इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, चाकू आपको कैसे अंदर आ गया? यही तो मेन क्वेश्चन है कि दीपक शर्मा जी एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र कर रहे हैं, सुकेश चंद्रशेखर का जिक्र कर रहे हैं, छोटा राजन की बात आ रही है, निर्भया केस के दोषियों को फांसी दिलवा रहे हैं, टिल्लू ताजपुरिया का जिक्र हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एल्विश और मैक्सन की लड़ाई में थप्पड़ कांड भी सुलझा रहे हैं। एल्विश यादव से मिले आप? अगर एल्विश बेकसूर था तो फिर उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उसको एनडीपीएस लगाया, जेल भिजवा दिया। और अगर वो बेकसूर नहीं था तो फिर या तो कहीं एक्सटर्नल दबाव आया। दीपक शर्मा जी को किसी ने रिश्वत दी? आपने एप्पल वॉच पहनी है, बढ़िया चश्मा लगा रखा है, डोले शोले बनने, उसमें प्रोटीन भी जाता होगा, आपने बताया। आपके कद के अधिकारी के लिए अपने आप को मेंटेन करना आसानी से हो जाता है बिना आपकी एक्सटर्नल फैमिली के सपोर्ट दिए? नहीं है। एक पुलिस वाले को कितनी छुट्टी मिलती है? कितने वर्किंग आवर होते हैं आपके? वर्किंग आवर्स तो बिल्कुल अनसर्टेन है। ये स्टीरियोटाइप क्यों बन गया कि पुलिस हमेशा लेट आती है, पुलिस के पास जाओगे तो पैसा मांगेगा, पैसा देके काम चलाएगा, दोस्ती अच्छी नहीं कुछ? ये जो स्टीरियोटाइप बना, डिस्पाइट कि आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, त्योहार आप लोग अपना छोड़कर हमारे लिए काम करते हैं, आपके चलते हम सेफ होते हैं, फिर ये स्टीरियोटाइप क्यों है? सड़क पे आप राम का नाम लेते हुए जाइए, आपको कोई नहीं सुनेगा। आप सड़क पे अब्यूज करते हुए निकलिए, माँ की बहन की करते हुए आप जाइए, आपको सब लोग रुक के देखेंगे। वो जो सलमान खान डोला शोला बना के आते हैं, सनी देओल दिखाई, जो फिल्मों वाले पुलिस वाले होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी वैसी है। मैं हमेशा कहता हूँ, काम करो, नाम करो। ये निर्भया कांड के चारों आरोपियों को जिनको फांसी दी गई थी, हैंग टिल डेथ होता है। जी। ऐसा नहीं होता कि अगर आप बच गए उस टाइम कुछ सेकंड तो आप सर्वाइव कर जाए। हमारी फांसी कोठी में इससे पहले सिर्फ 2 तख्ते थे। ऑर्डर में क्लियर मेंशन था कि चारों को एक साथ। और जब वो हैंग हुए तो जैसे इस पैर ऐसे बंधे होते हैं, तो उनके वो पैर इस तरीके से आगे से वो मूव कर रहे थे। 1-2 मिनट वो हुए, फिर वो धीरे 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 वो डाउन होते चले गए। हिंदी फिल्मों में अक्सर आपने पुलिस वालों को सिंघम या दबंग के अवतार में देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में कई बार लोग इसी बात का मजाक उड़ाते हैं कि देखो भाई फलाना पुलिस वाले की तोंद निकली है। लेकिन आज जिस पुलिस वाले से हम आपको मिलाने वाले हैं, उन्हें तिहाड़ का सिंघम कहा जाता है। नाम है दीपक शर्मा जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे जहन में सोशल मीडिया पर आपको देखकर हमेशा यह ख्याल आता है कि पुलिस की छवि बड़ी अच्छी नहीं है भारत पे। फौजी गुजरता है तो हमारा हाथ सल्यूट करने पे आता है, पुलिस वाला गुजरता है तो अक्सर लोग कटाक्ष मार देते हैं या उनको लेकर एक धारणा होती है, कहते हैं कि भैया ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। फिर आप इन सब के बीच में इतने वायरल कैसे हैं, इतने पॉपुलर कैसे हैं, और आपको इतना दुनिया से प्यार कैसे मिल रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक थोड़ा सा एक स्टीरियोटाइप है कि ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। पर चीज़ें हैं, बदल रही हैं। बहुत से डिपार्टमेंट की तरफ से भी अब जो नई भर्तियां हैं, एजुकेटेड ऑफिसर्स भर्ती हो रहे हैं। फिटनेस की अभी आप बात कर रहे थे कि तोंद निकली होती है, तो ऐसा नहीं है।
अब फिटनेस की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। और मुझे जो पर्सनल मेरे को लगता है, जो पुलिस वाले, अगर कोई एक कॉमन सिटीजन है जी, जो अपनी जगह ठीक है और उसको अपने राइट्स पता है, ड्यूटीज़ पता है, तो वो जो पुलिस का रोल है वो अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को समझता है। और अगर आप अनड्यू फेवर आप चाह रहे हैं और अधिकारी आपका अनड्यू फेवर नहीं कर रहा, तो इस तरह के स्टीरियोटाइप सुनने को मिलते हैं कि दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनी अच्छी नहीं। इसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल अभी कोरोना पैंडेमिक में देखा हमने। जी, फैमिलीज़ में हर जगह इतनी कैजुअलिटीज़ थी, बाप बेटे को बेटा नहीं समझ रहा, बेटा बाप को नहीं समझ रहा। उस टाइम पर काम करने वाले पुलिस वाले ही थे। क्या हम भी थे। आप भी थे? तो क्या पुलिस वालों को कोरोना नहीं होता? होता है, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन जिन डेड बॉडीज़ को किसी ने नहीं उठाया, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, तो पुलिस वहाँ पर भी और मौजूद कई थी। पुलिस वालों की जान भी गई। हमें उनका एहसान नहीं मानना चाहिए कि वो लगातार ड्यूटी कर रहे थे एसेंशियल चीज़ों में। वो जो लिमिटेड लोग थे उसमें आपके डिपार्टमेंट भी थी। इसीलिए मेरे मन में सर सवाल आ रहा है कि फिर ये स्टीरियोटाइप क्यों बन गया कि पुलिस हमेशा लेट आती है, पुलिस के पास जाओगे तो पैसा मांगेगा, पैसा दे के काम चलाएगा, दोस्ती अच्छी नहीं। तो ये जो स्टीरियोटाइप बना, डिस्पाइट कि आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, त्योहार आप लोग अपना छोड़कर हमारे लिए काम करते हैं, आपके चलते हम सेफ होते हैं, फिर ये स्टीरियोटाइप क्यों है? देखिए, ये सरकाज़म है। और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है। अब एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, आप सड़क पे आप जाइए, सड़क पे आप राम का नाम लेते हुए जाइए, आपको कोई नहीं सुनेगा कि राम का नाम ले रहा है। आप सड़क पे अब्यूज़ करते हुए निकलिए, माँ की बहन की करते हुए आप जाइए, आपको सब लोग रुक के देखेंगे। तो ये एक सरकाज़म है। तो चीज़ें वो स्प्रेड की जाती हैं मार्केट के अंदर कि एक अटेंशन क्रिएट हो। तो बस वही अटेंशन क्रिएट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जहाँ तक पुलिसिंग की बात है, अभी सौम्या विश्वनाथन केस, जिगीशा मर्डर केस, ये दोनों, ये एक पत्रकार का केस था, ये आपको बहुत बेहतर पता होगा। तो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, जो पुलिस ने अपनी वर्किंग की, टायर के निशानों से 6 महीने पुराने केस को खोला। तो ऐसा नहीं है, मेहनत करते हैं, बहुत सिंसियर अधिकारी हैं, अपने तरीके से काम भी करते हैं। बटला हाउस एनकाउंटर में हमारे एक इंस्पेक्टर शहीद हुए, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं। उस तो ऑपरेशन को जिसने लीड किया था उनकी वाइफ हमारी इंडस्ट्री में है। जी, तो प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं, पर ये एक हमारी मेंटालिटी है, माइंडसेट है। हम नेगेटिव चीज़ों को, शॉर्टकट्स को, इन चीज़ों को थोड़ा ये कैची लगते हैं, तो इनकी तरफ हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, आपकी तरफ लोग इसलिए भी ध्यान देते हैं क्योंकि आपकी बॉडी शॉडी जो है वो बड़ी हैवी है। मतलब वो जो सलमान खान डोला शोला बना के आते हैं, सनी देओल दिखाई, जो फिल्मों वाले पुलिस वाले होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी वैसी है, चाहे इंस्टाग्राम पर देखो या वैसे। तो ये आपने सोचा था, आपका मन था, या आप इस इंटरेस्ट में थे? आपका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या था, पुलिस की नौकरी करना या बॉडी बनाना, कैसे क्या था? मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। मैं एट द एज ऑफ 21 गवर्नमेंट सेक्टर में मैं आया। पिताजी की वजह से? नहीं, मेरे फादर साहब गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, पर वो डेसू के अंदर थे, इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर। और जो मैंने जिम अपना शुरू किया वो एज द एज ऑफ 27 मैंने शुरू किया, और नौकरी पुलिस की? 21 की एज तो में। पुलिस की नौकरी क्या सोच के शुरू किया आपने? देखिए, ये तो अपना एक अंदर का सिर्फ पुलिस की नौकरी नहीं, इससे पहले जब मैं कॉलेज में था, एट द एज ऑफ 18, 18.5 साल की एज में रामजस से मैंने ग्रेजुएशन की। फाइनल ईयर में मेरा सिलेक्शन होता है इंडियन एयरफोर्स। अब मैं स्टूडियस था, फैमिली को भी पूरा भरोसा था, मुझे खुद पे भी भरोसा था कि हाँ, मैं चीज़ों को बेहतर करूँगा। उसके बाद मेरा यूपीएससी से असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन हुआ आईटीबीपी के अंदर। और दिल्ली के अंदर टीचर की पोस्टिंग मैंने डाइट भी की हुई है, तो दिल्ली में टीचर का सिलेक्शन हुआ, केंद्रीय विद्यालय में टीचर का सिलेक्शन हुआ। तो आपको कोई इमेजिन करे अब कि आप पढ़ाने जा रहे हैं ऐसे डोलों के साथ? नहीं नहीं, ये हाथ जो में से किताब ली आपने? ये जो बिल्ट है, ये बिल्ट मैंने 2016 में, मैं कहूँगा कि 2016 में ये बिल्ट मैंने हासिल किया। 2014, 13-14 के अंदर मैंने पहली बार जिम में कदम रखा। मेरी जॉब 2009 में लग गई थी, उसमें मैंने कमांडो ट्रेनिंग की। 2010 में मैं फील्ड पर आया और जिम मैंने 2014 में मैंने शुरू किया। तो उस टाइम में बड़ा दुबला पतला 60 किलो का पतला सा लड़का था, और अपने बॉडी वेट को मैं लेकर गया 118 किलो तक। 2016 में फिर मैंने उसको कट डाउन किया। पहला कंपटीशन खेला मिस्टर दिल्ली,
उसमें मेरा 5वां प्लेस पड़ा। हम्म। फिर थोड़ी और अच्छा, एक मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहता हूँ चीज़ों को लेकर। मिस्टर दिल्ली के बाद फिर मैंने और मेहनत की कि नहीं, चीज़ों को और अच्छा करना है। मिस्टर यूपी, मिस्टर हरियाणा, इस तरह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। YMCA, मिस्टर इंडिया, तो स्टील तकरीबन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो तकरीबन 18 से 20 मेडल मैंने अपनी इस बॉडी बिल्डिंग जर्नी में पिछले 7-8 सालों में लिए। और मैं पहला ऐसा तिहाड़ का अधिकारी ही रहा जो तिहाड़ जेल को नेशनल गेम्स में लेकर गया। और मैं पिछले 5 सालों से नेशनल चैम्पियन हूँ। गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज सभी मेडल मेरे पास हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, एक फिटनेस ने इतनी पहचान दी है, इतना प्यार दिया लोगों का। आपके शो पर आया और भी मैं करता हूँ पॉडकास्ट, तो अब तो ये एसेंशियल एक पार्ट बन गया है, रूटीन बन गया है मेरा। और कोशिश है कि मैं खुद भी फिट रहूं और दूसरे लोगों को मोटिवेट करूं। ये तो चलिए शानदार बात हुई कि आपने 16 का फिटनेस किया, आपकी जॉब प्रोफाइल पर सूट करता है। फिर ये सोशल मीडिया कैसे शुरू हुआ आपका? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर है, लाखों में आपके फैन बेस हैं, मिलियंस में आपको व्यूज आते हैं। तो ये कैसे शुरू हो गया आपका देखिए, सोशल मीडिया शुरू मैंने नहीं किया, ये शुरू कराने वाले आप जैसे लोग ही थे। 2020 में जब निर्भया रेप केस के दोषियों को फांसी दी गई, तो मुझे स्पेशली अपॉइंट किया गया। मंडोली से मेरा ट्रांसफ़र तिहाड़ जेल किया। तो लोगों का बहुत प्यार मिला मेरे बारे में, बिना मुझे पता भी नहीं, और मेरे बारे में आर्टिकल छपने लगे। लोग मेरे जो विजुअल्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो डालने लगे सोशल मीडिया पे। तो मुझे मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को एडवाइस किया कि भाई, जब बाहर से लोग इतना कर रहे हैं तो आप अपना खुद से शुरू करो। तो मैंने हल्का सा सोशल मीडिया शुरू किया, उसे बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद मेरे को साहिल खान ने अप्रोच किया अपनी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, फिटनेस ब्रांड। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा पॉजिटिव चांस है मोटिवेट करने के लिए। तो उनकी ब्रांड डिवाइन न्यूट्रिशन का मैं एम्बेसडर बना। उसके बाद मुझे बॉलीवुड से ऑफ़र आया इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर टीवी रियलिटी शो का। तो उसमें विद्युत जामवाल और अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। 20-25 दिन मैं रहा उन लोगों के साथ। तो इस तरह से मैं कभी इन चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाया जी। एक अपॉर्चुनिटी के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी। हाँ, मैं कंसिस्टेंट रहा अपने गोल्स को लेकर कि आगे बढ़ना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, काम करो नाम करो। तो ये मेरी टैगलाइन है, मैं हमेशा अपनी पोस्ट में लिखता हूँ, हैशटैग यूज़ करता हूँ। तो बस इन्हीं चीज़ों को लेके मैं एक प्रोजेक्ट से निकलता हूँ, इतने कोई दूसरा प्रपोजल आ जाता है। नहीं, तो यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आता है। जैसे मैं IAS अभिषेक का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका अर्निंग का सोर्स क्या है? तो उन्होंने कहा सिर्फ जो मेरे को वहाँ नौकरी से पैसा आता है। तो मैंने कहा क्यों, आपके तो अच्छे खासे मिलियंस में फॉलोवर हैं, एंडोर्समेंट नहीं करते हो? ही सेड अलाउड नहीं है जी, बिल्कुल। हमारी। तो आप कह रहे हैं कि आप साहिल खान के साथ उनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। जी। तो ये आपके प्रोफेशन वालों की आंख नाक नहीं फूले कि यार ये तो ज़्यादा पैसा छाप रहा है? नहीं, नहीं, अर्निंग मेरी उनसे नहीं है। अब जैसे देखिए, मैं फिटनेस एस्पायरेंट हूँ, तो मैं उनकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना। तो मेरे को जो फिटनेस के लिए मेरे को प्रोटीन चाहिए, BCA चाहिए, प्री वर्कआउट चाहिए, जो मेरी डाइट चाहिए, जो तकरीबन 8 से 10 हज़ार का मेरा खर्चा है, तो वो मेरे को मार्केट से ना खरीद कर उन लोगों ने अपनी तरफ से मेरे को देना शुरू किया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे ब्रांड के साथ रहना है। तो पहले मैंने अच्छे से उन चीज़ों को टेस्ट किया, देखा कि एक्चुअल में ये चीज़ें सही हैं। मैं मोटिवेट अगर कर रहा हूँ दूसरे लोगों को, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? और इसके लिए आपने अपने ऑफिसर से बात की? हाँ, ऑफिसर से बात की, पूरी दे ड्यूली, वे लाइक इनकी ठीक है। हाँ, पूरी परमिशन लेकर एक अच्छा कंटेंट मैंने बनाया। मेरे ऑफिसर्स को भी पता है, सभी को पता है, सोशल मीडिया पे आप सभी लोग देखते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों ने पे किया, पर हाँ ये है कि मेरे को प्रोटीन चाहिए, तो कंपनी मेरे को प्रोटीन देगी, उस प्रोटीन को मैं खाऊंगा। सुपर। निर्भया केस काफी चर्चित था। मुझे याद है 2011 में ये घटना हुई थी। 2012 12 में घटना, 16 हाँ, दिसंबर 2012। 2012 में हुई थी। मेरा कॉलेज का दिन था और हमारी एक मैम थी इंग्लिश की, वो आई हैं, उन्होंने हमसे कहा कि शेम ऑन यू गाइस। ये पहला लफ्ज उनके थे क्लास में घुसते ही। मेरा बीटेक का फर्स्ट ईयर चल रहा था। शेम ऑन यू गाइस। इतना गुस्सा उनके अंदर भरा था उस घटना को लेकर। और तब ये घटना से हम लोग वाकिफ नहीं थे। फिर पता लगा, हम सब की रूह कांप गई।
उस जेलर का भी मैंने, उस क्या नाम है जो जिसने फांसी पे चढ़ाया था, जल्लाद जल्लाद, उसका भी मैंने इंटरव्यू किया था। मेरठ, शायद मेरठ हम गए थे और जी। उनका हमने इंटरव्यू किया था जो फांसी चढ़ाने वाले थे। वो एक्सपीरियंस क्या था आपका? क्योंकि उससे आपको पॉपुलैरिटी तो मिली, लेकिन वो एक ऐसा कांड है जो भारत के इतिहास में एक बदनुमा दाग की तरह है। इसमें एक आरोपी माइनर भी था, शायद वो छूट जी, भी जी। गया कानून की। एक आरोपी माइनर था, एक राम सिंह जो एक्यूज था, उसने सुसाइड किया उसी टाइम पर 2013-14 में शायद। तो इस घटना को आपने कब से फॉलो किया था, निर्भया वाले को? नहीं देखिए, जब ये शुरू में ये घटना हुई तो बड़ा एक ये नेशनल इशू था और कहीं ना कहीं सही भी था। ऐसी गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ भी उठनी चाहिए क्योंकि बहन बेटी सबके घर में है। तो गवर्नमेंट भी एक्शन मोड में थी, पुलिस भी एक्शन मोड में थी। सबको ये था कि हाँ, कुछ ऐसे एसओपी बननी चाहिए कि इन फ्यूचर दोबारा निर्भया जैसा केस ना हो। तो उस टाइम पर हम देखते थे, लेकिन थोड़ा हम देखते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो पूरा टाइम देती है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देती है। पहले आपको सेशन के अंदर ट्रायल होगा, सेशन के बाद आपका हाई कोर्ट में ट्रायल होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में होगा, फिर मर्सी पिटिशन डलेगी। तो ये थोड़ा सा एक लंबा प्रोसीजर है, पर ये पूरी तरह फेयर है। तो इनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। तो इनमें थोड़ा टाइम तो लगता है जब 5-6 एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो करते करते शुरू में फिर न्यूज़ आती थी 2017-18 में कि सुप्रीम कोर्ट से इनकी डिक्लेयर हो गई है। फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब ने रिजेक्ट कर दिया। तो एक तो इंटरेस्ट शुरू में बहुत था और फिर लास्ट में जो बाद में 1-1.5 साल का जो टाइम चला कि आज रिजेक्ट हो गई है, अब सिर्फ फांसी के ऑर्डर आने हैं। तो मेरे को कहीं भी मैं सर्टेन नहीं था कि ये जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी। और यहाँ भी फिटनेस आती है, फांसी की प्रक्रिया में? फांसी की प्रक्रिया में फिटनेस। मेरे को अच्छे से याद है, मैं रायपुर से नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आया। तो मैं अपने डीजी साहब को मिठाई खिलाने कॉन्ग्रेचुलेशन करने गया। तो उस टाइम पे जीबीएम चल रही थी, जनरल बॉडी मीटिंग, निर्भया केस को लेकर। तो जानते थे, रिगार्ड करते थे। तो मेरे को देखते ही तुरंत अंदर बुला लिया कि दीपक आओ। तो मैंने उन्हें मिठाई खिलाई और बड़े खुश हुए चीज़ों को देखकर। फिर एकदम से उन्होंने मेरे को डायरेक्ट बोला कि दीपक ऐसे ये ऑपरेशन है और आपको अगर अपॉइंट किया जाए तो आप कर लोगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर। फिर उनका अगला शब्द ये था कि तुम रहोगे तो ना वो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ना कोई उनको नुकसान कौन? पहुंचाएगा। ये जो ये आरोपी थे? चारों आरोपी। ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, आपने इस काबिल समझा, क्योंकि इमोशंस सभी के जुड़े थे। तो मुझे भी लगा कि इतने बड़े एक जजमेंट का अगर मैं पार्ट बनता हूँ तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इमीडिएटली उन्होंने मेरे ऑर्डर किए। मैं मंडोली से, मेरे को स्पेशली 3 दिन के लिए तिहाड़ बुलाया और 18 मार्च से 20 मार्च तक आई टू आई, बॉडी टू बॉडी, तकरीबन 72 घंटे बिना सोए हम सिर्फ उनको वॉच कर रहे थे। ये क्यों, मतलब इसे आप, तो हम चाहते थोड़ा डिटेल में समझाएं, ये क्या प्रक्रिया होती है? फांसी के पहले इतना प्रोसीजर फॉलो होता है? नहीं देखिए, ये फांसी कोई नॉर्मल फांसी नहीं थी। और इसमें किसी भी तरह का लैक अगर आता है तो एक डेंट आता है डिपार्टमेंट के ऊपर। तो जो फांसी का जो प्रोविज़न है उसके अंदर वो क्लियर है कि जो इनमेट है जिसके साथ जिसकी हैंगिंग होनी है, तो उसको कोई फिजिकली कोई डैमेज ना हो, वो नुकसान ना पहुंचाए या कोई दूसरा उसको नुकसान ना पहुंचा दे। और इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? ये हमारे ये रूल है, हमारा कानून ये कहता है कि जो फांसी दी जाएगी उस टाइम पर वो फिजिकली मेंटली हर तरीके से स्टेबल हो। ओके। हाँ, तो उनका जो ताकि गुनाहों को समझ में आए कि क्या गुनाह की सजा जी पा रहे हो। जी हाँ, वो मेडिकली भी फिट हो, फिजिकली भी फिट हो। तो इन्हीं चीज़ों के चलते हमें वहाँ रखा, मेरे साथ बाकी स्टाफ भी दिया गया। तो हम ऐसे ही बैठे रहते थे पूरा टाइम, ऐसी चेयर डाल के कि सामने विनय बैठा है और उसकी हर मूवमेंट पे हम नज़र रख रहे हैं। अक्षय बैठा है, उसको देख रहे हैं, कुछ नहीं करना। इन अगर लोगों से आपका इंटरेक्शन भी होता था हाँ जिनसे फांसी, जिनकी हाँ, फांसी 3 दिन बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहना था। अगर वो वॉशरूम जा रहे हैं तो हम वॉशरूम के बाहर खड़े हैं। मतलब बिल्कुल उनको छोड़ना नहीं था कि ये कोई ऐसी हरकत ना कर दें या कोई दूसरा ऐसी हरकत ना कर दें, क्योंकि एक नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू था ट्रू ये। ट्रू। बड़े अरसे बाद इंडिया में फांसी हो रही थी। जी।
और वो भी ऐसे केस के अंदर, और 4 फांसियां एक साथ। हाँ, मैंने क्योंकि उस जल्लाद से बात की थी तो उनके शायद फैमिली पूरी वो फांसी देती है। क्योंकि आपने क्लोजली वॉच किया उन्हें, तो क्या माइंडसेट होता है जब आपको, जैसे उनको पता लग गया होगा कि अब 3-4 दिन बाद फांसी होनी है, नहीं, तो माइंडसेट उनका क्या वो बेग करते थे, रोते थे, गुनाहों के लिए माफी मांगते थे निर्भया वाले, या कुछ इंटरव्यूज जेल से भी वायरल हुए थे तिहाड़ से जो बहुत अलग थे कि रात को घूम रही थी ऐसा वैसा, जो काफी बाद में मीडिया में शॉक बनकर भी आए थे कि यार इनका माइंडसेट नहीं बदला। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। मैं तो सुबह इवन उनकी जो डेड बॉडीज़ थी 7:30 बजे के तकरीबन, हमने DDU हॉस्पिटल उनको जब ट्रांसफ़र किया, उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले। तो जो इनका माइंडसेट था वो बिल्कुल ऐसा ही था। सुबह 4 बजे तक भी ये बिल्कुल कूल थे। इनको ये लगा कि इनके जो वकील साहब हैं वो फिर से कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगे। वो बैक टू बैक एप्लीकेशन लगा रहे थे, कभी उसकी वाइफ के ह्यूमन राइट्स को लेकर लगाते थे, कभी किसी चीज़ को लेकर लगाते थे। तो वो लिंगर ऑन चल रहा था प्रोसीजर। उस दिन भी लिंगर ऑन हुआ, और आपको याद होगा रात को तकरीबन 1 बजे हाई कोर्ट बैठा, फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा। हमारे एक्स जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी, हाँ, तो अभी मैं था इन इवेंट में उनके साथ। तो तकरीबन सुबह 4 बजे हमारी SDM साहिबा ने ज्वाइन किया हमें। तो हमें लगा कि शायद फांसी के ऑर्डर्स हैं, पर वो भी आकर नॉर्मल बैठ गई। सब लोग ब्लैंक थे। वायरलेस सेट बार बार हम देख रहे थे कि कहीं से कुछ मैसेज आए तो एग्जीक्यूशन को हम आगे बढ़ाएं। तो बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल थी। विनय भी आराम से सो रहा था, बाकी लोग भी। तो इस बीच में आप लोगों ने, जब ये आखिरी के 3-4 दिन थे, क्योंकि आपने उन्हें वॉच किया, कभी आप लोगों ने इंटरेक्ट किया? क्योंकि बाकी लोग तो शुरुआत में गुस्सा था, बट कई साल जब वो जेल में उस प्रोसीजर से गुजरे, तो वो आखिरी के दिनों में क्या कभी आप लोगों से कोई इंटरेक्शन हुआ, या आप लोगों ने कोई बात सुनी कि तुम लोग को अभी भी उस गुनाह को लेकर शर्म होता है या नहीं होता है कुछ? नहीं, देखिए वो चारों में कोई उसमें जैसे विनय है वो बोलता था कि नहीं सर मेरी गलती नहीं थी। सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, या कोई कह रहा था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, या एक कहता था कि इसकी गलती है, जो किया इसने किया, हमें तो गलत फंसा दिया। इस तरह से वो लीपा पोती का माहौल रहा। तो फांसी वाले दिन जब सुबह 4:30 बजे के अराउंड जब मैसेज फ्लैश हुआ कि हाँ वी आर डूइंग, तो मैंने जाके उसको कपड़े दिए, वाइट कपड़े, कि विनय ये रखो, इनको नहाकर कपड़े पहन लो। तब वो फेंट हो गया कि हाँ अब प्रशासन कुछ ना कुछ करेगा। तो तब उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, हम कह सकते हैं सफ़ेद पड़ गया। और फिर जैसे तैसे करके उसने कपड़े पहने, अपनी सेल से बाहर आया। सेल से बाहर आके कुछ कदम तो चला, उसके बाद फिर उसके कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो यही हाल चारों का था। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें फिर था कि हाँ अब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि पूरा दल बल, सारी चीज़ें पूरी सिक्योरिटी के साथ, और एक पिन ड्रॉप साइलेंस है। वो कहते हैं ना कि कोई इंसिडेंट होता है तो हवाएं भी बोलती हैं। तो तब माहौल ऐसा बन गया, थोड़ा हमें भी अजीब लग रहा था कि ये चीज़ हम क्या करने जा रहे हैं। ट्रू। हाँ, पर पार्ट ऑफ जॉब करना था तो वो हमने किया। और 5:15 के अराउंड ये एग्जीक्यूशन हमने कंप्लीट किया। और फिर हमारे डॉक्टर साहब ने जब उन्हें डेड डिक्लेयर किया, और उसके बाद तकरीबन 7-7:30 बजे DDU हॉस्पिटल के लिए हमने एम्बुलेंस बुला के इनकी डेड बॉडीज़ को रवाना की। तो ये निर्भया कांड के चारों आरोपियों को जिनको फांसी दी गई थी, जो ये कई बार सोशल मीडिया पे चलता है, फिल्मों में दिखाते हैं कि लास्ट विश पूछते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए लास्ट विश पूछते हैं तो बड़ी, अगर कोई लेजिटिमेट सी विश है तो वो समझ में आती है। तो इनमें से किसी लोगों से पूछी थी आप लोगों ने कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है? नहीं, उस टाइम तक इनको कुछ था ही नहीं। सुबह तक भी हमारे पास ऑर्डर नहीं थे, इनके पास ऑर्डर, इनको नहीं पता था। तो यही था कि आज भी डेट ले जाएंगे, शायद फिर लटके का मामला, क्योंकि वो उस महीने रोज आजकल आजकल चीज़ें चल रही थी। कभी डिसीजन पेंडिंग, डिसीजन सेव करना, इस तरह की चीज़ें थी। और सुबह उस टाइम पर जब ये सब हुआ, क्योंकि बहुत लास्ट में हमें पता लगा, तो उस टाइम इनकी सिचुएशन नहीं थी ऐसी कोई लास्ट विश ये वाली। फॉर्मेलिटीज नहीं की गई। अच्छा, हैंग टिल डेथ होता है, जी, ऐसा नहीं होता कि अगर आप बच गए उस टाइम कुछ सेकंड तो आप सरवाइव कर जाएंगे? हैंग टिल टिल डेथ ही रहता है।
और वो हमारे डॉक्टर साहब डिक्लेयर करते हैं, हमारे साथ जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ अब ये डेड है, तो उसके बाद हम उनको तो ये 1 बाय 1 होता है, चारों को एक साथ किया गया? चारों को एक साथ किया। हमारी फांसी कोठी में इससे पहले सिर्फ 2 तख्ते थे जहाँ हम फांसी देते थे, और इनके लिए हमने, क्योंकि फांसी के ऑर्डर में क्लियर मेंशन था कि चारों को एक साथ, तो हमने 2 तख्त और बनवाए थे और सारा एक ही साथ, इवन लीवर भी 2 थे, क्योंकि 2 एक तरफ थे, 2 एक तरफ थे, तो दोनों लीवर को एक साथ से पुल डाउन किया और एक साथ फांसी दी। तो आपके सामने 4 लोगों को फांसी दी गई, जी। क्या मेंटल जोन आपका था जब आपने देखा कि 4 लोगों को फांसी? क्योंकि बहुत घिनौना कांड था निर्भया, बट वो आपकी ड्यूटी था। आप तो नॉर्मल इंसान है, रोज तो किसी को मरते देखते नहीं इस तरह से, और सामने हैंग टिल डेथ वाला। तो उसके बाद आपका क्या दिनचर्या रहा, क्या माइंड जोन रहा, क्या माइंड स्पेस रहा, या क्या वो चीजें आपको हॉन्ट करती थी बाद में कि आपने ये देखा? क्योंकि नॉर्मल इंसान तो ये बियर नहीं कर पाएगा। देखिए, जिस टाइम हमने फांसी दी तकरीबन 5:20 के आसपास का वो समय था, तो शुरू में तब तक तो बिल्कुल ये था डायरेक्शन फॉलो करो, सीनियर्स खड़े हैं, सब कुछ है, एक जिम्मेदारी है, तो तब तो हम कोर्स ऑफ एक्शन करते रहे। उस टाइम सोचने का टाइम नहीं होता आपके पास, तो कोर्स ऑफ एक्शन जब तक रहा, सारी चीज़ें जब वो हैंग हुए, तो मैंने खुद फांसी कोठी नीचे देखा जाकर, तो जैसे इस पैर ऐसे बंधे होते हैं, तो उनके वो पैर इस तरीके से आगे से वो मूव कर रहे थे। 1-2 मिनट वो हुए, फिर वो धीरे 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 वो डाउन होते चले गए। तो उस टाइम पर थोड़ा सा एक लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं। फिर जो जेल के बाहर इतनी पब्लिक थी कि मैं बता नहीं सकता, मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। और बाहर से करेक्ट 5:30 बजे उनके नारे लगने शुरू हुए, भारत माता की जय, इस तरह की चीज़ें। तो हमें लगा कि हमने ये जो किया ये कहीं ना कहीं एक ज़रूरी चीज़ थी, तो वहाँ हम थोड़े से बैलेंस हुए। और उसके बाद फिर 6 बजे के आसपास जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने उनको डेड डिक्लेयर किया, फिर हमने उनकी बॉडीज़ को उतारा। तो मैं क्या, वहाँ जितने भी अधिकारी थे सभी, सबको पता था कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं थी। एक दुख का माहौल हम कह सकते हैं कि दिखता है कि हमने क्या किया। मतलब उस प्रोसेस से आप दुखी थे, जिस उसके साथ जो होना था वो तो हुआ। जी जी वो जी। प्रोसेस आपको एज अ ह्यूमन बीइंग लग रहा हाँ, होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सब एक दूसरे से सिर्फ नपी तुली बातें कर रहे थे कि ये चीज़ करो, ये करो, ऐसे करो। तो एक अजीब सा, एक नेगेटिव सा बड़ा माहौल रहा जब तक वो डेड बॉडीज़ बाहर नहीं निकली। फिर हम डेड बॉडीज़ को हमने बाहर निकाला, और पूरी जेल हाई अलर्ट पे थी कि इस तरह से कोई अंदर कोई इंसिडेंट ना हो, कोई एजिटेशन का माहौल क्रिएट ना हो जाए। लेकिन जो बाकी इनमेट थे तो वो भी कहीं ना कहीं खुश थे, क्योंकि ये इन उन लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं था कि इन लोगों ने गलत किया। ट्रू। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फादर साहब हैं, मदर हैं, बड़े ब्रदर हैं जो मेरे मेंटर भी हैं, और 3 सिस्टर हैं, वाइफ है, 2 बेटे हैं। ये असली पॉइंट है। तो ये सारी चीजें जो आप करते हो, फांसी चढ़ा दी या जेल में गए या सुनाई पड़ा, आज जिस जेल से इसने धमकी दी है, बिकॉज तिहाड़ भारत का इकलौता जेल है जिसको लेकर टीवी पर खबरें चलती रहती है। जी। सो ये घर ले जाते हो आप, या घर पे इसको कैसे फ्री करते हो घर पे? क्योंकि आई एम श्योर वो तो नॉर्मल लोग होंगे, उनका उठना बैठना ऐसे खूंखार अपराधियों के साथ नहीं होता होगा। नहीं, शुरू में था, मैं थोड़ा सा जब नई नौकरी थी तो थोड़ा सा अनबैलेंस था। मैं कई बार होता था, टेंशन में रहता था, तो घर वाले भी पूछते थे कि क्या हुआ, बात नहीं कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, या इस तरह की चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को बैलेंस करना शुरू किया, और अब तो सिचुएशन ये है कि ऑफिस की चीज़ें ऑफिस तक, घर की चीज़ें घर तक, और बाकी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बन जाता है लाइफ में। मतलब ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन बीवी पे नहीं निकालते हैं? किसी पर नहीं। डरते हैं बीवी से आप? देखिए, जो मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली।
डर तो नहीं है, पर एक वो हिंदुस्तानी वो कहते हैं गृहस्थी चलानी है घर चलाना है, तो हाँ बैलेंस है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें हैं। लड़ाई लड़ती हूँ आपसे? हाँ, टाइम को लेकर थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हो जाती है। आज मैं सुबह 10 बजे मैं निकला घर से, पहले न्यूज़ 18 के साथ एक इंटरव्यू किया, CNBC के साथ इंटरव्यू किया, फिर एक मैक्सटन के साथ किया, 2 मीटिंग्स की, और अभी रात के 10:30 बजे हैं, अब मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा है कि मैं टाइम नहीं दे पाता। नहीं, जैसे मैं जहाँ हमारा घर है वहाँ भी एक पुलिस वाले थे, दरोगा जी रहते थे। तो मुझे याद है कई बार जब उनकी वाइफ भाभी जो थी वो फ़ोन करती थी कि कहाँ पर है आप, तो क्योंकि उनकी जॉब इतनी प्रेशर वाली जॉब है, परेशान फ्रस्ट्रेशन वाली, सो समटाइम यूज्ड टू बी लाउड एंड से कि कहाँ होना चाहिए मुझे तो वो जो कॉन्वर्सेशन है वो मुझे याद रहती थी, एंड शी वाज लाइक क्या ही मैंने फ़ोन मिला, इनका ही मूड खराब, मेरा भी खराब। सो आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसा आपका होता है कि ऑफिस में आप बैठे हो, शी कॉल, या फिर अब उन्होंने भी छोड़ दिया, छोड़ो यार, नहीं, जब घर आएंगे तो देखा जाएगा? जो मेरा छोटे वाला बेटा है वो बड़ा शैतान है, वो उसको कोई मतलब नहीं है, वो कभी नॉर्मल कॉल नहीं करता मेरे को, वो सीधा वीडियो कॉल करता है। ये मम्मी ने सिखाया होगा वो सीधा वीडियो कि कॉल करता है। लोकेशन पता लग जाएगी कहाँ पर है। हाँ, और उसको अगर मैंने बोला कि बेटा मैं 10 मिनट में घर आ रहा हूँ, और अगर मैं 10 मिनट में नहीं पहुँचा, तो रिकॉर्ड है उसका, जब से उसने फ़ोन चलाना सीखा है, अभी छोटा है 6 साल का है, तो 11वें मिनट में वो कॉल कर देता है कि पापा 10 मिनट हो गए, क्योंकि वो क्लॉक देखता है कि पापा ने 10 बजे बोला है, तो वो 10:10 तक आ जाएंगे, नहीं आया तो 10:11 पे कॉल आ जाएगी, पापा नहीं आए। ये मम्मी लोग की ट्रिक होती है। मेरी मम्मी अक्सर कहती है जब छोटे तुम थे और काम ना करने को ना, तो हल्की सी चिकोटी काट देती, लड़का रो रहा, जाओ सुला के आ जाओ। तो शी टू टेक रेस्ट फ्रॉम ऑल द वर्क। अभी जैसे आपने बताया कि वो लोकेशन लोकेशन मांगने का बड़ा नॉर्मल सा फंडा है कि कहाँ हो, मैं बोल दूँ मैं नोएडा हूँ और मैं गाजियाबाद हूँ, लोकेशन दो तो अब कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म में अब वो मेरे को देखती हैं, सुनती हैं बातें करते हुए, तो वो सीख गए हैं घर वाले भी कि अच्छा किस तरह से ट्रैक करते हैं, क्या करते हैं, लोकेशन मांग लो, ये चीज़ें कर लो, वो कर लो। कभी ऐसा हुआ घर पे कहा गया सुनो पुलिस वाले हो गए अपने दफ्तर में, यहाँ नॉर्मल रहा करो? हाँ, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं फैमिली के अंदर। सुपर सुपर। अच्छा, तिहाड़ इतना फेमस क्यों है? एक क्वेश्चन बार बार सबके मन में आता है। इंडिया में बहुत सारी जेल है, बट तिहाड़ इतना क्यों फेमस है? तिहाड़ इतनी क्यों खबरों में? देखिए, तिहाड़ जो है एशिया का बिगेस्ट प्रिजन है, और जो बीइंग दिल्ली प्रिजन, दिल्ली जेल होने के नाते बहुत से ऐसे केसेस हैं जब कोई भी स्टेट जिम्मेदारी नहीं लेता। अभी जैसे छोटा राजन की कस्टडी हमने उसको डिपोर्ट किया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इसको जान का खतरा है, इसको हम नहीं ले सकते। तो हमारे MHA के अंदर मीटिंग हुई, तो MHA की तरफ से भी डायरेक्शन आई, हमारे DG साहब ने भी अश्योर किया कि इसकी कस्टडी हम लेंगे। शहाबुद्दीन का मामला आप देखें, या और भी बहुत से टाइम टू टाइम इस तरह के केसेस होते हैं। कोलकाता से अभी जो मंत्री हैं सुब्रतो मंडल, वो हमारे पास आए। तो हर स्टेट से जो बड़े केसेस हैं, आपका राजस्थान से कुलदीप सिंह सेंगर का केस रहा, उनकी कस्टडी मेरे पास ही बंद हैं वो। तो इस तरह से जितने भी बड़े केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, हाईलाइटेड केसेस हैं, वो कहीं ना कहीं वो तिहाड़ से कनेक्टेड है। तो तिहाड़ में भी कितने कैदी होंगे कुल? तिहाड़ में तकरीबन 25,000 इनमेट हैं। 25,000 कैदी? जी, कैदी नहीं, इनमेट्स। इनमें, ओके। इनमेट्स। और इसमें वीवीआईपी कितने होंगे? देखिए, अब VVIP का कोई ऐसा देखिए अप्रॉक्स अगर आइडिया लेना हो तो। नहीं, VVIP का कैटेगराइजेशन हर तरह से है। VVIP आप इन द सेंस पॉलिटिशियन की या पॉलिटिशियंस हो या जो थोड़ा एक्स्ट्रा फेमस पर्सनालिटीज हो, फिल्मी दुनिया के लोग, या कोई भी जो थोड़ा जान पहचान, जिसका समाज में थोड़ा रुतबा रहा हो। जी जी, हाँ, तो होंगे मेरे हिसाब से आइडिया से 100 के आसपास तो कम से कम होंगे। तो एक आम कैदी जो तिहाड़ जा रहा है और एक जो वीवीआईपी तिहाड़ जा रहा है, दोनों का ट्रीटमेंट एक तरह है, दोनों का डिफरेंस होता है? बिल्कुल एक तरह है दोनों का। मतलब इसी सेल में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए सेल है, यहाँ पर एक मंत्री जी पड़े हों और यहाँ पर एक आदमी हो, नॉर्मल। अभी सुब्रतो मंडल जब आए थे, मेरे पास भी थे 3 नंबर जेल में, तो उनके साथ जो बाकी 2 लोगों को रखा गया, वो बिल्कुल ऐसे थे, एक तो बेमुलाकाती, जिनकी मुलाकात ही नहीं आती, और एक और नॉर्मल से थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तिहाड़ जेल है वो पूरी तरह हाईटेक है, CCTV हैं, कैमराज हैं, बहुत सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं।
आपकी जो आपको मॉनिटर करती हैं, कंसर्न कोर्ट है, जेल विजिटिंग कोर्ट्स हैं, तो ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से है। किसी भी तरीके से किसी को प्रिविलेजेस देने का मुझे नहीं लगता कोई ज़रा सा भी स्कोप। तो फिर ये लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू कैसे वायरल हुआ? पंजाब से, तिहाड़ का नहीं था वो? पंजाब से जोगिंदर पटियाल जी ने इंटरव्यू हाँ। किया, वो पंजाब से किया। बट उसमें जो उसने एक इंटरव्यू आया, सेकेंड टाइम फिर उसने दावा किया कि वो तिहाड़ से इंटरव्यू कर रहा है। उसके लिए हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये तिहाड़ से कोई इंटरव्यू नहीं है। आपने कहा कि तमाम जो खुखार कैदी होते हैं यहाँ आते हैं। जी लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा कैदी है जिसको लेकर सोशल मीडिया में उसकी भी फैन फॉलोइंग है। जी क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूं और मैं अपने कमेंट सेक्शन चेक करता हूं, तो लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करने, उसको हीरो की तरह देखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को डर लगता है पुलिस वालों से, आप जैसे लोगों से अंदर, या जो उसके बारे में धारणा बनी हुई है कि नहीं डरता जी, जैसे टीवी में बोलता है वो आके? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का पर्सनली मेरे पास तो कभी वो लॉज नहीं रहा, पर जो मेरे साथियों के पास वो रहा, दिल्ली आता है, प्रोडक्शन पे आता है, 1-2 दिन के लिए रुकता है। तो जो उसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत कोऑपरेटिव है, शांत है, और जेल के अंदर रहकर या कस्टडी में कोई ऐसी गलती नहीं देता कि प्रशासन को टाइट होना पड़े, और ओबीडियंट है, चीज़ें मानता है, अननेसेसरी ट्रबल कभी नहीं करता। ऐसा लग रहा है स्कूल के किसी टॉपर के बारे में सुन रहा हूँ कि पढ़ा लिखा बच्चा है, शरीफ है, शानदार है, सारे गुण इसके अंदर है। नहीं, देखिए, अगर जेल में शैतानी करके कहाँ जाएगा? तो और लॉरेंस का नाम तो हम सोशल मीडिया में इधर उधर सुनते हैं, तो उसके अलावा भी जेल में बहुत से लॉरेंस हैं जिनका नाम नहीं आता, पर वो भी क्रिमिनल हैं। अगर लॉरेंस की केस हिस्ट्री है तो बाकी लोगों की भी है, सब एक जैसे हैं वहाँ पर। नहीं, जैसे तिहाड़ में कई बार लगता है कि तिहाड़ में बैठे बैठे सारा काम करा दिया। ऐसे बहुत सारी खबरें आती रहती हैं जो सही है गलत हमें नहीं पता, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे लॉरेंस वाला एक केस था, सिद्धू मूसेवाला को लेकर जो खबर आई, तो उसमें पता लगा कि ये पूरा प्रोसीजर यहीं से होके गुजरा। नहीं, देखिए, वो खबरें आती हैं, खबरों के साथ लिखा आता है खुफिया सूत्रों से, नहीं, पर बट बीइंग अ इनसाइडर, जैसे जी सूत्र कौन होते हैं? ये लोग मजाक उड़ाए वो समझ में आता है हमें, बट सूत्र वो होते हैं जो आप जैसे पुलिस वाले हमारे दोस्त बनते हैं मीडिया के। जो क्राइम रिपोर्टर है उसका पुलिस वाला एक जो दोस्त है, वो धीरे से उसको बताता है, कहता है सुनो नाम मत छापना। ये सूत्र होते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, क्योंकि हम भी सूत्र की खबर चलाई हमने कि खबर, और अंदर वाले ही लीक करते हैं। किसी को अपने सीनियर को डिफेम करना होता है, किसी को खबर दबानी होती है, तो धीरे से, या कोई थोड़ा हिसाब किताब जुगाड़ वाला चलता है। नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा जो दिल्ली तिहाड़ जेल है, वहाँ पर हर तरीके से चीज़ें ऐसी हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। और अभी जैसे लॉरेंस की हम बात कर रहे हैं, सुकेश भी है, और भी बहुत से हैं। तो जितने भी हाई प्रोफाइल हैं, ये 24 घंटे मॉनिटर होते हैं। इनकी एक एक एक्टिविटी मॉनिटर की जाती है कि कब इनकी सेल्स के अंदर कैमरा होंगे, जहाँ भी ये जाएंगे। एक नया कैमरा सेटअप हम लेकर आए हैं, बॉडी बॉर्न कैमरा। तो इनकी सिक्योरिटी में जो भी ऑफिशियल होगा, वो बॉडी बॉर्न कैमरा हमेशा इधर रखते हैं अपने साथ, और इनकी सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ये किससे मिले, किससे नहीं मिले, किससे क्या बात की। तो मुझे नहीं लगता कोई अधिकारी इस तरीके की चीज़ें करेगा कि वो अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ करे। ओके, सत्येंद्र जैन जी वही थे? सत्येंद्र जैन जी, हाँ, 7 नंबर जेल में। हाँ, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था मसाज वाला, तो ये स्पेशल परमिशन के थ्रू होता है या अंदर मंत्री जुगाड़ लग जाता है? नहीं, देखिए, परमिशन नहीं, उनको कुछ इश्यूज थे फिजियोथेरेपी की तरफ से, उनको रिकमेंडेड थी। जितना मुझे पता चला, मेरे पास वो नहीं रहे, तो फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से रिकमेंडेड थी। तो वो टाइम टू टाइम शायद सुबह शाम कुछ इस तरह का उनका शेड्यूल था कि हाँ, उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, सुकेश वाला केस भी काफी वायरल हुआ था, उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट था कुछ? सुकेश को आप जानते हैं, मिले आप उससे अंदर? हाँ, सुकेश के लिए मेरे को स्पेशली अपॉइंट किया गया था, जेल नंबर 14, और रहा मेरे पास तकरीबन 3 महीने वो। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मतलब हमने जैकलीन की तमाम वो लव बाइट्स देखी थी जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। उसके हम वो लव लेटर्स देखते हैं जो वो आए दिन जैकलीन को लेकर लिखता रहता है। अभी केजरीवाल जी वाला केस हुआ, इसमें भी उसने अपना एक तो इतना अच्छा पीआर कैसे मेंटेन होता है तिहाड़ के अंदर से, ये समझ में नहीं आता हमें। देखिए, उनके वकील साहब आते हैं मिलने, उनकी फैमिली आती हैं मिलने, उनको जो फ़ोन कॉल फैसिलिटी है वोडाफोन की, जो उनको क्या, हर किसी कैदी को है, कोई भी कैदी तिहाड़ जेल में 5 मिनट डेली अपने घर वालों से बात कर सकता है किसी 2 नंबर्स पे। तो मुझे लगता है कि शायद उनका इंटरेस्ट उन चीज़ों में ज़्यादा होगा, पीआर मेंटेन करने में।
तो वो अपनी बातों के साथ शायद वो अपनी ये चीज़ें भी पहुंचाते होंगे, और बाहर उनका क्या चैनल है ये तो वही बता सकते हैं। तो ये सुकेश वाली जो पूरी कहानी चली थी, थोड़ा बताइए ना हमें सुकेश के बारे में, क्योंकि ये बहुत चर्चित केस था जिसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, बॉलीवुड इन्वॉल्व था, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना बड़ा ठग है, वो कुछ उसकी कहानी थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। देखिए जो सुकेश है ये 200 करोड़ का मामला, मतलब जी काफी बड़ा हाँ, रकम है। पहले तो कोई इसका ऐसा इंसिडेंट नहीं था, पर ये 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसके बाद ये नाम हाईलाइट हुआ, तो इसमें फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन में जो एजेंसी जांच कर रही है उसमें कुछ नाम सामने आए, जैसा अभी आपने बताया जैकलीन का, और भी एक दो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका नाम आया। तो और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन्होंने जो रैनबैक्सी के प्रमोटर्स हैं उनसे कुछ बेल वगैरह का कुछ प्रलोभन देकर और किसी तरीके से मैनेज किया, तकरीबन 220 करोड़ रुपए उनसे लिए। और उसके बाद में वो चीज़ें भी खुली और इंक्वायरी हुई तो पता चला कि जो जैकलीन है, जब ये कस्टडी पैरोल पे साउथ इंडिया गया तो वहाँ रेगुलर मीट्स करती थी इनसे या मिलती थी। जैकलीन है, निक्की तंबोली हैं और एक दो लोग हैं, और कुछ इन्होंने शायद गिफ्ट्स भी दिए हैं उनको। नूरा का भी शायद नाम आया था। जी हाँ, तो ये सब लोग मिले हैं इनसे जब ये कस्टडी पैरोल पर साउथ इंडिया थे, तो वहाँ इन लोगों की मुलाकात हुई है। और जो फोटो वीडियोस जो आप बता रहे हैं, अभी फोटो देखा आपने वो लबट वहाँ, वाली। जी वो भी शायद उधर का है। तो ये आप लोगों में कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होती है कि अब सुकेश को जब, क्योंकि सोशल मीडिया बाहर बड़ी चला था कि इसको जैकलिन कैसे मिल गई, ऐसा लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, तो आप हंस रहे, आई एम श्योर कि ये आपके भी डिपार्टमेंट में कॉन्वर्सेशन का हिस्सा तो रहा ही होगा। देखिए यार ये इतना शातिर कैसे निकल सकता है, मतलब जैकलिन भी दिखाई पड़ रही है, नूरा भी दिखाई पड़ी, आप निकी तंबोली का भी नाम ले रहे हैं। देखिए हम आपस में तो हम डिस्कस कर सकते हैं, करते भी हैं, जो जनरल टॉक्स होती हैं, चार लोग बैठते हैं कि भाई ये आपने सही कहा कि इसको इसको कैसे मिल गई। पर जो एक है ना, एक डेकोरम है एक प्रिजनर और एक ऑफिसर के बीच का, मुझे लगता है वो हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, और हमने कभी किया भी नहीं। इवन जब मेरा ट्रांसफ़र इसके पास आया, ये मेरी कस्टडी में आया, तो पहले दिन इसने ये मेरी पूरी रिसर्च करके बैठा हुआ था। तो आते ही मेरे से पहले दिन कहता है कि सर आप विद्युत जामवाल से के साथ काम करके आए हो। मैंने कहा हाँ भाई करके आया हूँ, बता। तो सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहा सर बताओ कुछ काम हो तो। मैंने कहा अच्छा पहले तो जाके ना तो बंद हो जा। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि जेल अप होने की, जेल अप होके फिर अपने जो भी इनके फेवर लेने की। हाँ फेवर लेने की कोशिश करते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने कभी इसको मुंह नहीं लगाया, कभी भी ये मिलने आता था तो पूरी तरह कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा, जैसा मैंने बताया आपको, बॉडी वॉर्न कैमरा के सामने मैं इससे मिलता था, क्योंकि एलिगेशंस ये कहीं ना कहीं फ्रेम करता है। तो ऐसा मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है कोई भी बात कल को जो हमारे सीएम साहब पर या किसी पर भी, हमारे डीजीपी साहब पर, सभी पर एलिगेशन लगा रहा है, तो शायद हमारे ऊपर भी लगाए। तो हमेशा इससे पर्सनली मैं कभी नहीं मिला, पब्लिकली मिलता था और ऑफिसर्स की प्रेजेंस में मिलता था, और कोई फालतू बात नहीं, जो कट टू कट बात है, कोई जेन्युइन काम है करना है, कोई खाने सोने रहने को लेकर परेशानी है, मेडिकल कोई दिक्कत है, वो सुनी, उसके बाद बंद। अच्छा, दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल में, ये सब भी तिहाड़ में ही हैं? हाँ धीरे धीरे हाँ, वहीं आएंगे। जी जैसे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए अभी, अब अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार हुए, जी तो अभी तो ईडी उनको ले, तो ईडी इनको तिहाड़ में रखेगी। हाँ, तिहाड़ ही आएंगे। जुडिशल कस्टडी में शायद 28 तारीख तक जुडिशल कस्टडी दी गई है, तो तिहाड़ तो ये पहुंच चुके होंगे, या अगर रिमांड नहीं लिया होगा ईडी ने। तो जैसे संजय सिंह हुए, या सत्येंद्र जैन थे, या मनीष सिसोदिया फॉर दैट मैटर डिप्टी सीएम थे, आप लोग के शायद सीनियर भी रहे होंगे टाइम पे, जी तो ये जब तिहाड़ के अंदर आते हैं, इनके साथ भी वैसा ही बर्ताव होता है या अरविंद केजरीवाल जैसे भी जाएंगे? तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनके साथ भी तिहाड़ जेल के अंदर एक आम कैदी की तरह बर्ताव होगा? इनके भी कलीग्स वैसे ही होंगे कि कोई किसी स्टेट का जो आया है खुखार भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, या इनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज होते हैं नहीं, जेल में? देखिए अब जैसे ये स्पेशल केसेस हैं, तो अगर इन हमें लगता है कि
इनको कोई थ्रेट परसेप्शन है या इनको लगता है कि कोई थ्रेट परसेप्शन है, तो ये कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या हमारे डीजी साहब के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सिक्योरिटी देखना हमारा प्राइम मोटो है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अगर हमें लगेगा ज़रा भी, तो इनको सॉलिटरी अलग हम शायद सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अलग सेल में रखें। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह का सबमिशन देते हैं। तो जैसे अरविंद केजरीवाल हुए, मनीष सिसोदिया हुए, आपने मान लीजिए इनको सेल भी अलग दे दी, तो इनकी सेल में जेल में क्या होगा? मतलब कि इनकी सेल कैसी होती है? नॉर्मल सेल है, सिंगल ऑक्यूपेंसी की सेल की एक लेटने लायक जगह होगी, उसके बराबर में एक छोटा सा एक आपका टॉयलेट है और बाथरूम है, और उसी के अंदर ये रहेंगे। नहाना खाना जो सब कुछ है वो सेल के अंदर रखेंगे और सीसीटीवी से पूरी तरह मॉनिटर करेंगे और इनको। इनको भी जेल में कोई काम करना पड़ेगा या केवल रेस्ट करना नहीं है? देखिए, अभी तो ये अंडर ट्रायल्स हैं, तो बीइंग अंडर ट्रायल ये भी जुडिशियल कस्टडी में है, और काम कन्विक्ट लोगों से लिया जाता है जब वो स्टेट कस्टडी में आ जाता है। ओके। तो जब अगर इनको कन्विक्शन होता है तो फिर हम इनको लेबर अलॉट करेंगे। कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग कर। जी। अच्छा, जैसे जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, जैसे पंखा हो गया या वॉशरूम साफ करना हो गया, बर्तन साफ, अपना प्लेट साफ, तो ये सारी चीजें दूसरे लोग आकर कर जाते होंगे इनकी सेल में? नहीं नहीं, ये खुद करेंगे, दूसरा क्यों करेगा? तो मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अपनी प्लेट साफ करेंगे, अपना वॉशरूम साफ कर देते हैं? नहीं, अब वो रहेंगे, वो यूज़ भी उन्हें करना है, साफ भी उन्हें करना है। तो वहां पर ये मतलब नहीं रखता कि आप डिप्टी सीएम रहे थे या सीएम रहे थे? जी, मेरे हिसाब से किसी भी तरह का ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, अगर वो क्योंकि जो उनका टॉयलेट है वो टॉयलेट भी वो खुद से यूज़ कर रहे हैं, जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स में खाना खुद खा रहे हैं, और सो भी वो जो बैटिंग है बैटिंग भी उनकी खुद की है, तो अकेले अगर रहना है तो उन्हें ही करना है। नहीं, तो जैसे अरविंद केजरीवाल करंट मुख्यमंत्री अभी है, चलिए मनीष सिसोदिया ने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब वो मंत्री नहीं है, तो अब वो एक आम इंसान हो गए। बट अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम है, तो अरविंद केजरीवाल अगर अपनी सेल में जाते हैं तो उनके वॉशरूम सफाने के लिए भी कोई आदमी नहीं आएगा, आप ये कह रहे हैं? अब अभी वो देखते हैं कि वो किस तरह से वो लॉज होते हैं। अभी तो यही पता नहीं कि वो अकेले रहना पसंद करेंगे, किसी के साथ रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे। ओके। तो ये इन लोगों से फिर आपका राब्ता कैसे होता है कि जो एक मतलब आप अभी है तो इंसान ही, आप ये दिल्ली के सीएम रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, गवर्नमेंट पावरफुल है, सत्ता का एक हनक भी होता है, ये भी होता है कि हम फिर लौटेंगे, अच्छे से हमको ट्रीट करो, इनडायरेक्टली थ्रेट भी होता होगा, आदमी जबान से तो धमकाता ही है कि सुनो हम तुमको देख लेंगे, लौटेंगे। तो कैसे डील करते हो आप लोग, क्योंकि मेंटली आई थिंक बहुत प्रेशर वाला काम होगा ये? हाँ देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, प्रेशर वाला काम ज़रूर है, पर जो इनमेट है, जो भी एक सुलझा हुआ है, जिसकी एक सोच है, एक विज़न है, या जिसको पता है कि हाँ मैंने निकल जाना है, मैंने नहीं रहना, तो वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ के अंदर नहीं आता। क्रिमिनल्स भी, गैंगस्टर्स भी ऐसे हैं जो, जैसे अभी लॉरेंस की हम बात कर रहे थे, तो वो इन चीज़ों से बचते हैं। अपना वो कहते हैं कि बुरे वक्त में अच्छा समय काटना, और वो कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों में ना पढ़कर अपने केस की तरफ ध्यान दें, और एक सुलझी हुई सोच रखें, और उनका फोकस उन्हीं चीज़ों पे रहता है। वो जेल में बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अधिकारियों को बहुत अच्छा रिगार्ड करते हैं, बहुत तरीके से। लॉरेंस बिश्नोई का केस आपने देखा? आपने उसको मतलब आपने वो इंटरव्यू देखा था जो हम बात कर रहे थे? जी जी, मैंने देखा जोगिंदर पटियाल जी वाला हाँ, इंटरव्यू। उसमें कई सारे एलिगेशंस पुलिस वालों पर लगाए थे कि पुलिस वालों ने हमारे लोग मरे, हमारे लोगों को पकड़ लिया। फिर उसने कहा कि मेरे कॉलेज का एक केस था जिसके चक्कर में मुझे उठाया था और मुझे यहाँ पे रख दिया, तो छोड़ ही नहीं रहे। देखिए, जब तक वो ऐसा बोलेंगे नहीं तो वो मसाला कैसे क्रिएट होगा, उस पर मीम कैसे बनेंगे, स्टोरीज कैसे बनेंगी? तो ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। और अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, आदमी मरना, मर्डर होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर फैक्ट्स रहे होंगे तो कार्रवाई भी हुई होगी। तो लॉरेंस बिश्नोई इतना फेमस क्यों गया? आप तो ऑब्जर्व करते हो रोज क्रिमिनल्स के बीच में, एक कैदी, एक लड़का जो 30 साल की उम्र जिसकी है, वो इतना वायरल क्यों, इतना फेमस क्यों हो गया? आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या उसको लेके? देखिए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जैसे पीछे अभी सिद्धू मूसेवाला में लॉरेंस का नाम आया, उससे पहले सलमान खान वाले केस में नाम आया, तो एक ऐसे इस तरह के हाईलाइटेड चीज़ों को टारगेट करने से एक मीडिया अटेंशन, एक सोशल अटेंशन कहीं ना कहीं क्रिएट की, और उन चीज़ों को कैश किया। तो मेरे को लगता है कि अपनी इसी स्ट्रैटेजी के चलते चीज़ें थोड़ी सी, और सोशल मीडिया पे आप देखते ही हैं कि कोई भी चीज़ है एक अलग सी आप मार्केट में आप निकाल दो
तो वो किस तरह से आप स्प्रेड होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में और आता है कि हम टीवी पे कई बार खबर पढ़ते थे, कहीं घटना हुई तो खबर आती थी छोटा राजन ने जिम्मेदारी ले ली, लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ले ली, घटना हुई नहीं 10 मिनट में जिम्मेदारी ले ली। तो ये जो आदमी जेल के अंदर बैठा वो इतनी जिम्मेदारी कैसे ले लेता है, और अगर वो जिम्मेदारी ले रहा है तो जो जेलर साहब है वो कौन जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये थॉट आता है मन में। देखिए, जो इनके बाकी एसोसिएट हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें करते हैं कि हाँ ये हमने किया, तो ये एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट भी है कि हाँ कोई कुछ बड़ा नाम हुआ, बड़ा काम हुआ तो जिम्मेदारी ले लें। अभी जैसे एक लेटेस्ट केस था टिल्लू ताजपुरिया का। टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ। अब इस घटना ने तिहाड़ को एक्सपोज कर दिया था पूरा। आप इतनी देर से मुझसे कह रहे हैं कि तिहाड़ में इतनी सिक्योरिटी है, ये है वो है, सरेआम मारा गया और पुलिस वाले हमने देखा पीछे भागते नजर आए। जी हाँ, अभी उस पर भी बात करेंगे। तो अभी जिम्मेदारी लेने की बात चल रही थी, तो टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर होता है और मर्डर होने के बाद पोस्ट आती है बाहर से कि लॉरेंस गैंग जिम्मेदारी लेता है, और उधर से वो जिम्मेदारी लेता है, इधर से जो दूसरे जो इसमें असाइलेंट थे उन लोगों ने क्लियर मना किया कि नहीं, ये जो भाई का बदला है हमने लिया। तो कहीं ना कहीं वो पब्लिसिटी स्टंट हो गया कि एक मर्डर हुआ, और वो हाईलाइट होने के लिए वहाँ से पोस्ट आ गई कि लॉरेंस गैंग या गोल्डी बराड़। ठीक है, चलिए उनका सोशल मीडिया समझ में आ गया। बट ये तिल्लू ताजपुरिया वाली जो घटना थी, मुझे याद है इसका वीडियो बड़ा भयावह था। उस टाइम मैं टीवी चैनल में काम कर रहा था, मुझे याद है ये खबर भी मैंने पढ़ी थी। और तिहाड़ को लेकर सवाल हुआ था कि इतनी हाई सिक्योरिटी बैरक में, इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में कैसे हुआ, और पुलिस वाले कैसे डरने लगे। तो ये तो बिना इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो तिहाड़ यहाँ पर एक्सपोज हुआ, आप लोगों ने तो कमेटी बिठाई होगी, जांच की होगी, जी। आपका क्या एनालिसिस निकला कि ये कैसे पॉसिबल था, इतनी बड़ी घटना जेल के अंदर। देखिए, जो टिल्लू केस है उसके अंदर हाँ लैप्स हैं, लैप्स को मैं मना नहीं करूँगा, चीज़ें गलत हुई हैं, पर उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। आपने वो 2 मिनट 2.5 मिनट का वीडियो देखा, स्टैबिंग का वीडियो देखा, पर जो राइवलरी पिछले 2 से 2.5 साल से चल रही थी वो आप लोगों ने नहीं देखी। बाहर दर्जनों मर्डर हुए दोनों गैंग्स के बीच में। 1 साल पहले गोगी का मर्डर डे लाइट किया जाता है रोहिणी कोर्ट के अंदर, तो उसके रिएक्शन में टिल्लू के साथ ये वारदात होती है। तो इनकी राइवलरी इस हद तक थी कि दोनों पक्ष जो हैं, जो दोनों गैंग्स हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बट इज इट पॉसिबल कि अगर पुलिस वाला चाहे, अगर पुलिस वाले का इंटेंशन हो कि इस व्यक्ति को सेव करना है मुझे, जैसे आपने कहा ना छोटा राजन वाले केस में आपने कहा कि हम जिम्मेदारी लेंगे, और आपने जिम्मेदारी ली और कुछ नहीं हुआ, वो आराम से है। यहां जिम्मेदारी थोड़ी सी ढील दी गई क्योंकि कहीं कुछ तो ऐसा रहा होगा, क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो, जैसे हम बार बार कहते हैं, तो पब्लिक की हिम्मत नहीं एक पत्थर भी उठा ले। देखिए, प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं हैं बोलने को, तो आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, पर जो एक्चुअल फैक्ट थे उसमें, अब वो चारों जो इसमें असाइलेंट हैं, योगेश टुंडा, दीपक तीतर और राजेश और एक लड़का और है, तो वो चारों क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। और जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, वो जुडिशरी सिस्टम क्लियर कहता है कि हमारी जो पैरेलल हैं पनिशमेंट, किसी ने 4 मर्डर किए तो 14 साल, किसी ने 1 मर्डर किया तो 14 साल, जिसको हम बोलते हैं लाइफ कन्विक्शन यहाँ पर। तो अब उनकी राइवलरी इतनी ज़्यादा थी, अब वो टिल्लू का मर्डर कर रहे हैं, बाकी जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, जो सिपाही हैं, वो बेयर हैंड्स हैं, और वो उसको स्टैब कर रहे हैं। स्टैब करते हुए अगर वो, क्योंकि उनका तो वो माइंड बिल्कुल सेट था कि हाँ आर या पार हमें तो करना है, जिस हिसाब से वीडियो में आपने देखा भी होगा। बहुत हाँ, हैवानियत वाला वीडियो था वो। तकरीबन 90 चाकू मारे गए। तो उसमें अगर बचाने के लिए बट ये चाकू आपको कैसे अंदर आ गया, यही तो मेन क्वेश्चन है कि वो हैंडमेड हैं। अब देखिए, जो लोहा है, इंसान कहीं भी रहेगा, लोहे के बिना नहीं रह सकता। आपके ऑफिस में ये सब आपकी नज़र में शायद ये सिर्फ एक रॉड है, अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो ये वेपन है। मैं इसको शार्प कर लूँगा, इसका एज बना लूँगा, इम्प्रोवाइज़ कर लूँगा इसको। तो इसी तरह की वो इम्प्रोवाइज़ चीज़ें उन्होंने की हुई थी, कोई गटर के ढक्कन से, कोई खिड़की की जाली से, एग्जॉस्ट फैन की रॉड। तो हथियार किसी का भी बन जाता है। इवन इनको वो नहीं मिलता तो जो टाइल्स हैं, टाइल्स तोड़ के उनको शार्प कर लेते हैं।
तो वो राइवलरी तो बिल्कुल ऐसी थी, वो तो सोच कर आए थे कि आर्या पार। तो मुझे जो ऐसा पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, जो मेरे को लगा कि अगर उस दौरान कोई भी ऑफिशियल उसमें बीच में आता तो उसकी जान पर जा सकती। हाँ, उसकी जान पे 200% आती, क्योंकि अगर वो तो मारने के इरादे से उतरे थे तो उन्हें छोड़ना नहीं था। तो जहाँ वो एक मर्डर कर रहे हैं, हाँ, अगर वो दूसरा भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता उन लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ है। ठीक है। दीपक शर्मा जी एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र कर रहे हैं, सुकेश चंद्रशेखर का जिक्र कर रहे हैं, छोटा राजन की बात आ रही है, निर्भया केस के दोषियों को फांसी दिलवा रहे हैं, टिल्लू ताजपुरिया का जिक्र हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एल्वेश और मैक्सन की लड़ाई में थप्पड़ कांड भी सुलझा रहे हैं। वो जो सोशल मीडिया के बयानवीर हैं, जो मोबाइल ऐसे रख के एक दूसरे को कहते हैं तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा तुमने 4 इंच की हील पहन रखी है, तुम्हारे बाल 4 इंच ऊपर है, आप उनको सॉल्व करा रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा कैसे, मतलब देखिए, जो ये सोशल मीडिया पे जो जो भी अभी हमने कंट्रोवर्सी देखी, ये मुझे लगा कि दोनों का अपना अच्छा फैन बेस है और दोनों में थोड़ा सा एक हिट ऑफ एग्रेशन था। सिर्फ वो 2 मिनट का वो झगड़ा है, उसी झगड़े के चलते एल्विश के ऊपर एफआईआर हो जाती है। उस पे मुकदमे में 147, 149, 323 और 506 का पर्चा दाखिल हुआ। तो मुझे लगा कि अगर बीच में इसमें मीडिएशन किसी तरह से पॉसिबल है, क्योंकि ना तो एल्विश क्रिमिनल है ना मैक्सटन क्रिमिनल है, और दोनों समझदारी से अगर चीज़ों को कर लें और शायद वो हमारे बोलने से हो जाए, तो मुझे लगा कि स्टैंड हम ले सकते हैं अगर हमारे कहने से वो चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। और उसके साथ जो कई और बयान बहादुर थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाले थे, वो सोशल मीडिया तो हालांकि देखिए, बाद में देखा हमने, शायद आपके कहने माफी भी मांगी उन्होंने, और कई लोगों ने फिर सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, पुलिस ने थोड़ा टाइट किया। जी जी बिल्कुल, हाँ, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी थी। तो लोगों को पता है कि हाँ, अगर हमारे जैसे लोग भी एक किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो हम अवेयर हैं, और हमारे उठाने से चीज़ों पे फ़र्क आएगा। और उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि उनकी गलती थी, तो उन्होंने अपनी गलती एडमिट भी की। तो ये मैक्सटन वाला इशू है, ये भी रिजॉल्व हुआ। और इसके बाद अभी ये जो दूसरा जो आप बता रहे थे, राजवीर और रजत दलाल, हाँ, उसमें वो भी रिजॉल्व हुआ। उसमें एक वीडियो और आया था निकल के, छोटा दलाल की मेरे ऊपर 68 मर्डर हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आ जाओ फिर पूछ लेते हैं आपसे 68 मर्डर। तो उसने मुझे बोला कि 68 मर्डर मेरे पे नहीं है भाई जी, मेरी फैमिली पर हैं। तो फिर मैंने उसको थोड़ा समझाया, तो कहीं ना कहीं जब उसको गाइड किया तो उन्हें अपनी गलती लगी। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना एक नया वीडियो बनाया कि वो वीडियो पुराना था, ऐसा था, और वो मैंने हटा दिया। नहीं, बट जब कोई आदमी ऐसे दावा करता है, जैसे बीइंग ए जर्नलिस्ट, कई बार हम जब किसी भी स्टेट की खबर पढ़ते हैं तो हमारे जहन में पहला सवाल आता है कि ये खाकी के इकबाल पर सवाल है, कि अगर आपके इलाके में कोई आदमी इतना कहने का दम रखता है तो इसमें उसकी बहादुरी नहीं है, इसमें उन पुलिस वालों की गलती है जो अपना खौफ नहीं पैदा कर पाए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जैसे यूपी में अक्सर बाबा की पुलिस कहती है कि कुछ होगा हम ठोक देंगे, सही है गलत है उसको लेकर चर्चा चलती रहती है, लेकिन हमने कई बार देखा, कई बार गाड़ी पलट गई, कई बार कुछ घटनाएं हुई तो एक रिएक्शन हुआ, बट इत्तेफाक, अब वो इत्तेफाकन होता है या क्या होता है वो तो जांच का विषय होगा, बट एक कानून का खौफ है, लोग डरते हैं। हम लोग छोटे थे, स्कूल मोहल्ले के बाहर लड़ाइयाँ होती थी, अब नहीं होती उतनी, लोग डरते हैं, पता है कि अब हो जाएगा। इस घटना में कहीं ना कहीं ये लगा एज अ आउटसाइडर या एज अ जर्नलिस्ट कि इन लड़कों को डर नहीं है आप लोगों का, या वो खौफ नहीं है कि अगर 10 लड़के हमारे पास हैं जिनके डोले मजबूत हैं तो हम थ्रेट कर सकते हैं। देखिए, अभी मुझे जो पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन था, तो मुझे ये लोग नादान लगे और सिर्फ एक सोशल मीडिया अटेंशन पाने के लिए इन्होंने बचकानी हरकतें की। क्योंकि जो एक्चुअल क्रिमिनल है वो कभी ऐसे पब्लिकली आके नहीं बोलता। जिसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है उसको पता है मैं ज़रा सा भी बयान दूंगा और मेरे 10 राइवल्स खड़े हो जाएंगे या प्रशासन ही एक्टिव हो जाएगा। आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई आके इस तरह से बयानबाजी करे। तो इन्हें आउटकम्स नहीं पता थे कि इसके क्या आउटकम निकल के आएंगे। और मुझे पूरा श्योर है कि अगर ये छोटा दलाल इस तरह से आके पब्लिकली चीज़ों को क्लियर ना करता तो कहीं ना कहीं एक्शन इसके खिलाफ किया जाता, और एक्शन लेने के मूड में भी थे। लेकिन ठीक है, अच्छा है, और मैं तो आगे भी चाहूँगा कि इस तरह का ये अजीब सा कंटेंट बनाकर एक टेम्परेरी पब्लिसिटी लोग ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें क्या आप मानते हो लोग भी दोषी हैं? जैसे आप शुरुआत में आपने कहा कि सड़क पे राम नाम लेके जाओ तो कोई नहीं पूछता,
हाँ देखिए, गाली दे दो तो लोग सुन लेते हैं, वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल एक, हाँ एक, कुछ भी आप कुछ अलग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक अटेंशन वो आप कैच करता है, वो बड़ा कोई कुछ भी आप कैची सा करेंगे तो लोग भी देखते हैं। एल्विश यादव से मिले आप? हाँ, एल्विश से मुलाकात है मेरी। अभी तो वो जमानत पर बाहर हो गए हैं। जी उन पर एक केस चल रहा है सांपों के जहर को लेकर। जी। कुछ आपने इसमें देखा क्या मामला है? क्योंकि कई सारी बातें आ रही है, थोड़ा सा आप इंटरनली समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को। हाँ देखिए, जो ये सांपों का जो जहर है, इसके अंदर जो एल्विश अरेस्ट हुआ, और एल्विश कोई भी डायरेक्ट एविडेंस ऐसा नहीं है, क्योंकि फाजिल पुरिया ने स्टेटमेंट दी क्लियर, मेरे शो पर भी आकर मेरे सामने भी मेरी बात हुई, तो उसने पूरी तरह से एडमिट किया कि जो वीडियोस या विजुअल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे वो सारे के सारे उसके गाने के थे, जो एग्जॉटिक थे, जिनकी परमिशन थी। तो इस चीज़ से बाहर हो जाता है वो। नहीं, बट जो मीडिया में खबर आई थी, क्योंकि मैंने कई अखबारों में पढ़ा, प्रतिष्ठित अखबारों में, कि एल्विश ने कबूल कर लिया है, कुछ फोन कॉल रिकॉर्ड, ऐसा कुछ खबर आई थी। नहीं, फिर एनडीपीएस एक्ट लगा। अब यहां भी मेरे मन में एक सवाल है कि बाद में एनडीपीएस हटा दिया गया, तो अगर एल्विश बेकसूर था तो फिर उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उसको एनडीपीएस लगाया, जेल भिजवा दिया। और अगर वो बेकसूर नहीं था तो फिर या तो कहीं एक्सटर्नल दबाव आया। दो में से एक ही चीज हो सकती नहीं है। देखिए, एक्सटर्नल दबाव कुछ नहीं था, बल्कि पूरा मीडिया के अंदर हर चीज़ इसमें रिपोर्टेड थी, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर जैसी बात थी इसमें। पर तो फिर तो खिलवाड़ हो रहा है उसके साथ सर, कि उसको एनडीपीएस लगा दिया गया, बदनामी हुई काफी। नहीं देखिए, जो जो प्राइमा फेसिया जो इसमें एविडेंस आए निकल कर, वो प्राइमा फेसिया एविडेंस में जो एक रिकॉर्डिंग है, फोन रिकॉर्डिंग है एक राहुल सपेरे की, उसमें वो नाम लेता है जो बायर है, और वो बायर बोलता है कि एल्विश ने नंबर दिया, और सिर्फ उस रिकॉर्डिंग के जरिए इस केस से तार जोड़े गए। और जिस दिन की भी वो रेव पार्टी है, उस दिन एल्विश बॉम्बे है, सारी चीज़ें हैं, होटल्स की बुकिंग है, टिकट्स हैं, सब कुछ है। इन सभी के आधार पे 5 से 6 दिन के अंदर बेल भी हुई उसकी। और कहीं ना कहीं जो नोएडा पुलिस है उसने भी अपनी गलती एडमिट की। शुरू में तो जो एफआईआर है उसमें अंडर सेक्शन 20 लगाया, और जब बाद में देखा कि चीज़ें एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको एडमिट किया। और इस केस में एक बड़ी चीज़ 5 नवंबर 2023 को हुई थी, जब ये एफआईआर लॉन्च हुई। उस टाइम जो एफआईआर लॉन्च जिस अधिकारी ने की, मिस्टर संदीप चौधरी, तो उनको इमिजिएटली लाइन हाजिर किया गया उस टाइम पर। तो चीज़ें जो समझ में आता है वो शायद कहीं ना कहीं शुरू से ही थोड़ी अलग थी। तो जो माननीय अदालत है उनके संज्ञान में सारा मामला आया, सारे फैक्ट्स देखे, तो उन्हीं आधार पर ही बेल हुई है। ठीक, अच्छा, एक इसमें उनके फैंस के लेकर सवाल है। अभी तो जमानत हुई है, अभी गुनाह माफ नहीं हुआ है, क्या वो दोबारा जेल जा सकते हैं, या अभी कानून के जानकार के तौर पर आप हम ही समझना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हाँ अभी तो सिर्फ बेल है, और दोबारा जेल जाने की बात है तो अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि बाहर रहकर किसी भी तरीके से एविडेंस से छेड़छाड़ की जा रही है, या इन्वेस्टिगेशन में कोई गलत चीज़ हो रही है एल्विश के बाहर रहने से, तो शायद दोबारा कोर्ट उसको जुडिशियल कस्टडी में ले सकता है। तो अभी जब तक ये इसका डिस्पोजल नहीं होता, बेल होना एक अलग चीज़ है, एक्विटल होना एक अलग चीज़ है। तो अभी एल्विश सिर्फ बेल पर है, और अभी ये ट्रायल बाहर से चलेगा। जो कोर्ट की जो डेट्स हैं उन डेट्स पे एल्विश आएगा, तारीखों पे आएगा, और ये ट्रायल चलेगा। और ये प्रक्रिया लंबी चलेगी? वो डिपेंड करता है। मतलब आमतौर पर ऐसी प्रक्रियाओं को आप देखते हैं, इसलिए हम समझना चाहते हैं। जी जी हाँ, समय लगेगा। समय लगेगा इस प्रक्रिया पर, ठीक है। इंडिया में एक और सवाल आता है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि पूछें कि भारत में महिला जेल बहुत कम है, तो महिला अपराध कम करती हैं इसलिए कम है, या इंटरेस्ट कम है? मतलब क्या वजह कि महिलाओं की जेल इतनी कम बनाई गई? नहीं देखिए, ये तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। तो हाँ, जो फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं कम देखी जाती हैं अपराध के अंदर। तिहाड़ जेल की मैं बात करूं तो जहां 25,000 के आसपास हमारे पास टोटल इनमेट्स हैं, तो उनमें सिर्फ 500 से 700 महिलाएं होंगी लगभग। और ये है भी क्योंकि हम जनरली देखते हैं, डे रूटीन में हम देखते हैं
आपको स्नैचिंग की वारदात में या मर्डर की वारदात में जो भी इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, मेल्स का दिखेगा, फीमेल्स का बहुत ही कम केसेस के अंदर देखने को मिलता है। कोई ऐसी खूंखार महिला तिहाड़ में दिखाई पड़ी जिससे आपको लगा हो, यार ये बड़ी खतरनाक है? नहीं, मेरी ड्यूटी वहाँ जो तिहाड़ जेल है वहाँ फीमेल स्टाफ रहता है मतलब सारा। किसी से सुना हो आपने, आपकी भी दोस्त होंगी जो फीमेल डिपार्टमेंट में हैंडल करती होंगी, कलीग्स होंगे आपके, किसी किस्सा कहानी सुना आपने, कहा यार ये बड़े खतरनाक है? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई केस सच इंसिडेंट नहीं है तिहाड़ कि में कोई ऐसा कैदी है जिसको लेकर आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा सतर्क रहते हैं, या जिसे मतलब अगर फ्रेम करूं डर लगता है, या डर तो नहीं लगेगा, पुलिस वाले हैं, लेकिन जिसको लेकर एक्स्ट्रा सतर्कनेस या लगता है यार ये थोड़ा ज्यादा ढीठ है, नहीं सबसे ज्यादा ढीठ इंसान इस जेल में ये है, अभी कौन है तिहाड़ में ऐसा? नहीं, देखिए जितने हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं हाँ। वो कहीं ना कहीं ढीठ ही हैं, क्योंकि जो जेल में इनमेट है वो कभी भी खुद से नहीं कहता कि मैंने अपराध किया। सब कहते हैं जी हो गया, या मैंने नहीं किया, गलती उसकी थी। एडमिट कोई नहीं करता। तो हमें अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है या बातचीत है वो नेगेटिव नोट से हमें शुरू करनी होती है, और उसमें से हमें सच निकालना होता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो एक ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो जेल में ट्रस्ट करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इजीली करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी नज़रों में वो लोग ठीक हैं, और जो हुआ बस वो तो गलती से हो गया या किसी और ने कर दिया, उनकी मिस्टेक नहीं थी, इस तरह की बातें निकल के आती। जी, दीपक शर्मा जी को किसी ने रिश्वत दी? मतलब हमारा यार बेटा अंदर है, उसको थोड़ा ख्याल रख लेना, नहीं पहले देखिए, प्यार से कहा, फिर कहा अच्छा थोड़ा रख लो जेब में इधर उधर से, ऐसा किसी ने किया कभी? नहीं, मैं बड़ा रिजर्व रहता हूँ, और मैं अपनी चीज़ों में इतना ऑक्यूपाइड रहता हूँ, अनवांटेड कॉल्स मैं नहीं लेता जनरली, नहीं मिलता मैं लोगों से। और जो लोग मेरे बारे में जानते हैं पब्लिकली, क्योंकि कोई आता है आपके पास तो किसी कनेक्शन से आता है, तो जो मेरे सर्कल के लोग हैं वो उनको अप्रोच करते हैं, तो वो उनको डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं। कभी ऐसा कोई कॉल आया दीपक शर्मा के पास कि सुनो वो हमारा भाई वहां पर है, ध्यान रखना? नहीं, ऐसा इस तरह का थ्रेट कोई कॉल्स कभी नहीं आती आपको? नहीं, थ्रेट कॉल्स कभी नहीं। कभी आई ही नहीं? वो कभी एक दो बार पहले के टाइम पर थी, तो वो पुलिस के नोटिस में डाली हमने चीज़ें। थोड़ा सा हम भी अलर्ट मोड पे रहे, हमेशा ही रहते हैं कि फैमिली को भी कुछ डायरेक्शन दे रखी है कि किस तरह से रहना है, कहाँ आना है, कहाँ नहीं जाना। एक कोई ठगी का मामला भी आपके साथ शायद हुआ था, जी 51 लाख रुपए का, किसी महिला का मामला था, क्या था मामला वो? ठीक है, वो ठगी नहीं है, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। हाँ। तो वो जो मामला हुआ वो उसमें मैंने एक इन्वेस्टमेंट की उनके प्रोजेक्ट के अंदर, और वो इन्वेस्टमेंट जिस प्रोजेक्ट में उन्हें डालनी थी उस प्रोजेक्ट में ना डालकर उन्होंने उसको अपने पर्सनल यूज़ में ले लिया, और फिर मेरे फ़ोन उठाने बात करना बंद कर दिया। तो सारी चीज़ें मैटर ऑफ रिकॉर्ड थी, सारी पेमेंट्स ऑनलाइन, सारी ऑनलाइन थी, ट्रांजैक्शंस क्लियर थी। तो जब मुझे लगा कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, चीटिंग हुई है, तो मैंने वो कंप्लेंट उसकी लिखित में दी। पुलिस ने प्राइमरी इंक्वायरी की, तो सारे फैक्ट निकल के सामने आए हो, तो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, 420 की एफआईआर हुई दोनों दंपत्ति के खिलाफ। ठीक है। क्या आप मानते हो कि सरकारी नौकरी में पैसा थोड़ा कम है? अगर पुलिस वालों पर रिश्वत के आरोप लगते हैं तो उसकी एक मुख्य वजह यह भी हो सकती है कि आप काम बहुत करवाते हैं, लेकिन जब तनख्वाह देने की बारी आती है तो बहुत थोड़ी सी सैलरी आती है, जो शायद समय के हिसाब से अपडेट नहीं हुई है। आप मानते हो इस बात को? हाँ देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें सैलरी कंपैरेटिवली कम है, और पनिशमेंट्स भी ज़्यादा हैं, आपके रिवार्ड्स बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो जो सैलरीज़ हैं ऑफिसर्स की, वो सैलरीज़ को अच्छा करे। जो एक डेकोरम है ऑफिस का, डेकोरम इस तरह का करे कि जो अधिकारी है वो और मन से अपने काम को करे, टाइम टू टाइम रिवार्ड्स दें। छुट्टियों का बहुत इशू आता है, छुट्टियां नहीं मिलती टाइम पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं, कैशलेस नहीं है। तो ये चीज़ें अगर रहें तो मुझे लगता है कि जो भी अधिकारी है अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर पाएगा और मन लगाएगा और अपना नाम आगे अब बढ़ाएगा। जैसे आपने एप्पल वॉच पहनी है, बढ़िया चश्मा लगा रखा है, डोले शोले बनने हैं, उसमें प्रोटीन भी जाता होगा, आपने बताया। आपके कद के अधिकारी के लिए अपने आप को मेंटेन करना, फिर फैमिली को देखना, बच्चों के अच्छे स्कूल में डालना, ये सब आसानी से हो जाता है बिना आपकी एक्सटर्नल फैमिली के सपोर्ट लिए, सरकारी तनख्वाह पे? नहीं, मेरे हिसाब से वो नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं ब्रांड एंडोज्ड करता हूँ। तो जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स की तरफ से मेरे को
मेरी फिटनेस का खर्चा ज़ीरो है। जो मेरा खाना पीना है वो सारा मेरे को ब्रांड्स देती है, सारे जो सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो इन्हीं के खर्चों की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 हज़ार के आसपास का अमाउंट इन्हीं के अंदर जाना। और मुझे नहीं लगता कि हाँ चीज़ें एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल हो पाएंगी। क्या आप मानते हो कि इस पर काम होना चाहिए? अदरवाइज जो पुलिस पर हम आरोप लगाते हैं, क्योंकि आरोप बहुत इजी है, हर चीज पर पुलिस वालों पर हम आरोप लगाते हैं, कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिल्मों में भी आपने भी सुने होंगे, ठुल्ले, कि ये पुलिस वाला ने ठुल्ला है, ये ठुल्ले धरा, या ठुल्ले से बच के रहना। ये सब कभी फेस किया आपने? ऑफेंड करती है चीजें आपको जब कोई ठुल्ला कह देता है? नहीं देखिए, इतना तो नहीं कोई सामने से आके बोल दे, पर हाँ हियर से है, सुनने को मिलता है कि ये चीज़ें हैं, कि इस तरह से लोग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रूट कॉज क्या लगता है आपको इसके पीछे? नहीं, ये जो शब्द आप कह रहे हैं, ये जो शब्द है, जो हमारा जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है, जो पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा रहता है, कि जो रोड्स पे ड्यूटी कर रहा है या कॉल्स अटेंड कर रहा है, जा रहा है इधर उधर, तो हमारे ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा यूज़ होता है। एक अधिकारी के लिए जो नए लड़के आते हैं, क्या वो आपके डिपार्टमेंट होंगे, क्या वो कई बार ऑफेंसिव फील करते हैं, अजीब सा, कि यार सर मैं तो बड़े अच्छे कॉज को सोच के आया था? हाँ देखिए, आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको 2 दिन 3 दिन तक भी आपको छुट्टी नहीं मिलती, और उस लॉन्ग वर्किंग आवर्स में आप उससे उम्मीद करें, क्योंकि फैमिली भी है, सारी चीज़ें देखनी है, और उसमें आप उससे उम्मीद करें कि वो उसी तरह से जीनियल रहे, सॉफ्ट रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। और फिर इधर से पब्लिक का प्रेशर भी है, सीनियर्स का प्रेशर भी है, घर भी जाना है, सारी चीज़ें देखनी है, तो थोड़ा सा इरिटेशन तो रहती है। एक पुलिस वाले को कितनी छुट्टी मिलती है जी, छुट्टी की और कितने वर्किंग आवर होते हैं आपके? वर्किंग आवर्स तो बिल्कुल अनसर्टेन है। सपोज दैट कि किसी की ड्यूटी 8 बजे ख़त्म है और 7:50 पे कोई कॉल आता है, 7:55 पे कोई कॉल आता है, और वो कॉल उनको दे दी जाती है, और कुछ कंफर्म नहीं है उस कॉल पे 2 दिन काम चले, 3 दिन काम चले। सपोज दैट कोई रेप कॉल आया 7:50 पे, इमीडिएटली रिपोर्ट करने के लिए वो अधिकारी जाएगा, वो जाएगा वहाँ से सारी जो एक्शन, जो क्राइम सीन है उसको सीज करेगा, एफएसएल बुलाएगा, उधर से उसका मेडिकल कराएगा, बाकी सारी चीज़ें करेगा, मुलजिमों की भी धरपकड़ करेगा, फिर उन्हें कोर्ट में पेश करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे ये सारी चीज़ें, ये सब अलग अलग एजेंसीज हैं, जाना और ये पड़े। होली, दिवाली जो त्योहार होते हैं, इनमें कैसे मैंने जो छुट्टी मिलती है हम लोग को? नहीं, जो जितने भी फेस्टिवल्स हैं इसमें तो हमारे एक्स्ट्रा विजिल रहने के ऑर्डर्स रहते हैं, तो इसमें तो छुट्टियां और 2 दिन पहले ख़त्म हो जाती हैं। तो आप लोग के माइंड में चलता नहीं कि मेरा बच्चा आज दिवाली पे पटाखे जला रहा होगा, मुझे भी होना चाहिए था? मिस करते नहीं इन चीज़ों हाँ बिल्कुल, यही चीज़ें, जैसे अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि फैमिली में क्लैशेस होते हैं, तो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं फैमिली, अब जो पेरेंट्स हैं या आपका स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह के फेस्टिव मोड में फैमिली के साथ रहें, पर नहीं रह पाते। ओके, लास्ट क्वेश्चन। एक चीज जो पुलिस को लेकर आप चाहते हो चेंज करना, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी, और एक चीज जो आप चाहते हो जनता के परसेप्शन को लेकर? हाँ देखिए, जनता के परसेप्शन को लेके तो जो मैंने कहा पहले भी, हम बात कर रहे थे कि ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो ऐसा नहीं है। कि मुझे लगता है कि अगर आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आप अलर्ट भी हैं, विजिल भी हैं, अपने अधिकार आप जानते हैं, पहचानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डरने जैसी कोई बात है। जो पुलिस है वो पुलिस की वर्दी के अंदर है, वो एक नॉर्मल एक इंसान है, ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरे ग्रह से आया है, कोई दूसरा प्राणी है। तो ना डरे, अपनी तरफ से आप गलत ना करें, आप अच्छे रहेंगे तो मुझे लगता है कि सामने वाला भी उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। और एक चीज जो आप पुलिस डिपार्टमेंट में चाहते हैं कि ये बेहतर हो जाए? पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे अभी हम रिवार्ड, सैलरी स्केल, पे स्केल, हाँ रिवॉर्ड स्केल, सैलरी भी है छुट्टी स्केल। जी, हाँ बहुत सी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, बीइंग अ फिटनेस एक इन्फ्लुएंसर हम कह सकते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पेट निकला हुआ, तून निकली हुई है, तो जो भी हमारा जो यंग ब्रीड है, यंग जनरेशन है जो पुलिस के अंदर आ रही है, तो सभी लोग फिटनेस को थोड़ा सा प्रमोट करें, आप फिट रहें। अभी जैसे भाई ये था अभी दबंग सिंघम, इस तरह की जो मूवीज़ थी, तो इनसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेके
मैंने भी अपनी फिटनेस रिजाइम को आगे बढ़ाया और बड़ा अच्छा फील आता है जब आप फिट होते हैं। क्रिमिनल्स को अगर आप डील कर रहे हैं, सामने अगर कोई क्रिमिनल है वो पहले ही आधा हो जाएगा आपको देख के कि सामने अगर एक अच्छा मजबूत कदकाठी वाला है। तो अपनी फिटनेस को आप बेहतर रखें। तो बाकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो सैलरीज हैं, पर्क्स हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कंसिडरेशन जोन में लेकर आएँ। शुक्रिया दीपक जी आपका, आपने लगभग लगभग सारे सवालों के जवाब दिए। थोड़ा और खींचते अगर रात ना होती बट कभी और सही। सोशल मीडिया में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे उटपटांग चीज़ें भी करते हैं। आप क्योंकि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पुलिसमैन, उनको आप कोई लाइफ मैसेज देना चाहते हो जो अपनी लाइफ से आपने सीखा हो? देखिए, सोशल मीडिया जो बच्चे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो सबसे पहले आप अपना करियर बनाएं। अपने करियर पे सबसे पहले आप फोकस करें। एक बार आपका करियर बन जाता है उसके बाद आप बाकी चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं। कुछ भी करें आप, और दिन में 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप अभी सोशल मीडिया पे आप फालतू का जो वेस्ट कर रहे हैं, कि कई हम देखते हैं कि बैठे हुए हैं और रील्स पे रील्स स्क्रॉल किए जा रहे हैं या कुछ भी कंटेंट आप देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ना जाएं। अगर आप इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है और उसके बाद आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।